हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। ये बहुत ही पतली बुकलेट है, आप इसे 1 से 2 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय से लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। ये कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी की हैं। आइए देखते हैं। देखिए इनके अनुसार जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपका जितना बड़ा आप संघर्ष होगा, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, आने वाले दिनों में जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। मीन्स आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप 100% दीजिए, पूरी लगन और निष्ठा से। आप हर चीज़ त्यागिए। थोड़ा सा आप सोशल लाइफ भी कम करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितना आप अपने इस सबसे दूर भागेंगे सोशल लाइफ से, तो आपके पास अपना जो लक्ष्य है या जो आपने सोचा है, ड्रीम है, वो आपके पास उतनी ही जल्दी आ जाएगा और फिर आने वाले दिन में आपकी उतनी ही शानदार जीत होगी। तो आप देखेंगे कि आप अभी तो आपको लग रहा होगा कि बोरिंग है, पढ़ाई बोरिंग है। देखो मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो क्यों ना हम कुछ मंथ ही पढ़ाई करके अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके और एग्ज़ाम को जो हम चाहते हैं। देखिए मैंने क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते, आप उसमें 100% दीजिए। तो क्या आप जो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, तो क्या आपने कभी सोचा है उसके बारे में, क्यों नहीं निकल पाया है? खुद आप सोचेंगे तो मैंने उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है। आप खुद से 100% सेटिस्फाइड होइए, तब देखिए कि आप जो चाहते हैं आपको कैसे नहीं मिलता है। तो अभी आप संघर्ष कर लीजिए, आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे जरूर 1 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी 1 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 या 3 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेपो रेट क्या है, किसके बारे में? रेपो रेट क्या है। और क्या पढ़ेंगे? रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। और क्या पढ़ेंगे? CRR, ये मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? SLR, क्या है? SLR, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन करने में किया जाता है, रोजगार सृजन में किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है उद्देश्य? रोजगार सृजन में। और क्या है? विनिमय दर में स्थायित्व लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। विकास एवं मूल्य स्थिरता आदि में इसका उद्देश्य किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? विनिमय दर में स्थायित्व लाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, विकास एवं मूल्य स्थिरता आदि में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेपो रेट के बारे में। देखिए मैंने बोला है इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा टफ होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान भी होती है। तो आप ऐसा करिए, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप घबराइए नहीं। आप क्या करिए, उस टॉपिक को 2 से 3 बार आप पढ़िए और रिवाइज करिए। देखिएगा आपको फिर कभी नहीं भूलेगा और फिर आपको भी आसानी से सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट के बारे में, ठीक है। देखिए रेपो रेट का जो हम लोग यूज करते हैं, ये अर्थव्यवस्था में तरलता के लिए किया जाता है। मीन्स तरलता में या कमी करने के लिए या वृद्धि करने के लिए हम लोग रेपो रेट का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए रेपो रेट होता क्या है? देखिए कमर्शियल बैंक मतलब क्या है? व्यापारिक बैंक क्या है? देखिए जो RBI जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI बैंक जिस रेट पर, आप ऐसे याद करिए, देखिए RBI बैंक जिस रेट पर, जिस कोई भी रेट हो सकता है, जिस रेट पर अपने कमर्शियल बैंकों को कुछ दिनों के लिए ये ऋण देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। एक बार रिपीट करिए, क्या है? देखिए RBI क्या करता है? RBI जिस रेट पर, अभी रेट कोई भी रेट हो, ठीक है, जिस रेट पर ये क्या करता है? कमर्शियल बैंक मतलब व्यापारिक बैंकों को ये ऋण देता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। याद हो गया, ठीक है। देखिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। अभी मैंने ये बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर
कमर्शियल बैंक यानी कि व्यापारिक बैंकों को ये ऋण देता है कुछ दिनों के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, इसका जो उपयोग करते हैं हम किसमें करते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था में तरलता में या वृद्धि या कमी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैंक रेट क्या है। ठीक है, बैंक रेट क्या है, देखिए देखो बैंक रेट का जो बैंक रेट में क्या किया जाता है, इसमें इसका उपयोग क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के हेतु इसका उपयोग किया जाता है बैंक रेट का। ठीक है, देखिए जो इसका क्या है, देखिए बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, देखिए वह मिनिमम ब्याज दर होती है, बहुत कम होती है, जिस पर आरबीआई क्या कहता है, जिस पर आरबीआई अपने आवश्यकता पड़ने पर कमर्शियल बैंकों को दीर्घ समय के लिए, उसमें अल्पकालीन ऋण था, लेकिन जो बैंक दर हमारा क्या है, इसमें दीर्घकालीन के ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखिए क्या है, बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, मैंने यही बोला क्या है कि बैंक दर वही होती है, बैंक दर वो न्यूनतम मिनिमम ब्याज होता है, मिनिमम इंटरेस्ट होता है, जिस पर ये आरबीआई क्या करता है, आरबीआई किसको ऋण देता है, कमर्शियल बैंकों यानी कि व्यापारिक बैंकों को ये देता है, ऋण देता है। ठीक है, ये आवश्यकता पड़ने पर ये ज्यादा समय के लिए उपलब्ध करा देता है, उसे बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। ठीक है, देखिए क्या है, बैंक दर का साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। किससे होता है, सृजन से विपरीत संबंध होता है। और देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु बैंक दर का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तब भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में, स्थायी जमा सुविधा दर। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, किसके, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ठीक है, देखिए ये क्या है, देखिए जो ये है स्थायी डिपॉजिट, देखिए हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, स्थायी जमा सुविधा दर। किसके बारे में, स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम लोग रेपो रेट में चेंज करेंगे, किसमें, रेपो रेट अगर चेंज होगा तो हमारा इसमें भी ये चेंज होगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में भी चेंज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या हुआ था, ये है वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति द्वारा इसमें सिफारिश की गई थी। ठीक है, इस दर की सिफारिश के लिए 2014 में उर्जित पटेल समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा दर हेतु वर्ष 2014 में उर्जित पटेल द्वारा इसमें सिफारिश की गई थी। ठीक है, देखिए ये क्या है, देखिए आप देख रहे हैं, ये तरलता को अवशोषित करने का एक नया उपकरण है। ठीक है, क्या करता है, ये तरलता को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तरलता को अवशोषित करने हेतु एक नया उपकरण है, अवशोषित। ठीक है, अवशोषित करने हेतु एक नया उपकरण है। ये किसके आधार के रूप बनाया गया है, LAF। ठीक है, क्या है, स्थायी जमा सुविधा दर चल निधि समायोजन सुविधा कॉरिडोर के आधार के रूप में तरलता को अवशोषित करने हेतु एक नया उपकरण है। क्या है, ये जो स्थायी जमा सुविधा दर है, क्या है, तरलता को एब्जॉर्ब करने का एक नया उपकरण है। ये कब की गई है, 2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश द्वारा की गई थी। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, रेपो रेट में परिवर्तन होने पर स्थायी जमा सुविधा दर में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, यह स्थिर रिवर्स रेपो रेट का स्थान लेगा। किसका लेगा, पहले क्या था, रिवर्स रेपो रेट था, अब क्या है, स्थिर रिवर्स रेपो रेट दर का स्थान ये लेगा। ठीक है, किसका स्थान लेगा, यह स्थिर रिवर्स रेपो दर का स्थान लेगा। ठीक है, समझ गए, इसका क्या है, स्थायी जमा सुविधा दर का, इसको हम क्या कहते हैं, तरलता को अवशोषित करने के लिए ये उपकरण है। ठीक है, एक नया उपकरण है। ठीक है, ये बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया है, 2014 में उर्जित पटेल समिति द्वारा। ठीक है, मैं इस बार इतनी बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब सुनते सुनते आपको यहीं पे ही याद हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको 80 to 90% आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। क्या है, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक बैंकों को आरबीआई के पास, आप ऐसे याद रखिएगा, बैंकों क्या है, आरबीआई के पास एक कोष रखना पड़ता है। ठीक है, एक कोष नगद के रूप में, कैश के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कैश है तो किसके रूप में रखना पड़ेगा, कैश के रूप में ये आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ता है। देखिए जब क्या होता है, CRR में हम वृद्धि करते हैं, CRR में जब वृद्धि होती है तब क्या होते हैं, बैंकों के पास तरलता की कमी होती है। जब तरलता की कमी होगी तो बैंक कम
लोगों को लोन दे पाएंगे, जिससे लोग कम खर्च कर पाएंगे, जिससे हमारी मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहेगी, महंगाई मतलब कंट्रोल में रहेगी। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे CRR में अगर हम कमी कर देंगे तो हमारी तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। इसी से तो महंगाई हर चीज बढ़ता है, ठीक है, तरलता हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है, देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों के सकल जमा मांग एवं संबंधित जमा का वह अनुपात जो उन्हें RBI के पास नगद रूप में, इसमें बताया मैंने, नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, क्या कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात, CRR कहलाता है, समझ गए, ठीक है। अब देखिए CRR से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, कई डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, मैंने बताया था, लेकिन जब CR में कमी होती है तो तरलता को ये बढ़ाती है, ठीक है, आप याद रखिएगा, मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया गया। अब हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट, क्या देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जब रिवर्स नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसमें उल्टा होता है, ठीक है, रेपो रेट से उल्टा होता है, नाम से ही पता चल पा रहा होगा, ठीक है, ओके। और क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है, इसमें बैंक ने क्या किया, RBI के पास अपना पैसा जमा कर दिया, तो क्या हुआ, तो जो बैंक RBI के पास क्या रखता है, पैसे रखते हैं, तो उस पर उनको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उनको उसमें ब्याज मिलता है, किसको मिलेगा ब्याज, बैंकों को मिलेगा, ठीक है, बैंकों को जब ब्याज मिलेगा RBI की तरफ से, तब हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। देखिए क्या है, देखिए यह रेपो दर से उल्टा होता है, क्या है, अभी हमने बताया किससे उल्टा होता है, यह रेपो दर से उल्टा होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है, ठीक है, बैंकों को RBI बैंक ने क्या किया, RBI में धन जमा कर दिया है, तो क्या इसके लिए उनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। और क्या है, रिवर्स रेपो दर बाजारों में नकदी की तरलता को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है, काम आती है, ठीक है। ये किसमें काम आती है, ये जब हम लोग बाजार में नकदी की तरलता को, ठीक है, नियंत्रित करने में काम आती है। देखिए वर्तमान में, अभी हमने बताया, वर्तमान में यह स्थिर रिवर्स रेपो दर हो गया है, ठीक है, क्या है, FRRR हो गया, जबकि पहले ये क्या था, रिवर्स रेपो दर था, ठीक है, जो रेपो दर के अनुसार होता था। अगर रेपो दर अगर हमारा रेपो रेट या रेपो दर में वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती थी, तो इसमें भी वृद्धि होगा, ठीक है, और अगर कमी होगी तो हमारा इसमें भी कमी होगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें चलने लगा है स्थिर रिवर्स रेपो दर में, यह हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संविधिक क्या है, देखिए टॉपिक क्या है, संविधिक तरलता अनुपात, क्या है, संविधिक तरलता अनुपात, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ठीक है, SLR। देखिए SLR क्या है, देखिए SLR को बैंकों को अपने पास 3 रूपों में रखना पड़ता है, कितने रूपों में, 3 रूपों में इसको रखना पड़ता है, ठीक है। वो 3 रूप कौन कौन से हो सकते हैं, कैश के रूप में हो सकता है, और गोल्ड के रूप में हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। SLR को हम कितने रूपों में रख सकते हैं, या तो कैश हो, या तो गोल्ड हो, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये ग्रास डिपॉजिट का वह रेशियो होता है, क्या है, ग्रास, देखिए बैंकों की सकल जमा का वह अनुपात जिसे बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, मतलब बैंक को इतना आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया था जब भी नोट भी छापती है तब भी RBI को भी एक कोष रखना पड़ता है, ठीक है, कोष भी रखना पड़ता है। उसी तरीके से बैंकों में भी क्या करना पड़ता है, एक अपने पास एक कोष के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम 3 रूपों में रख सकता है, अभी बताया, कैश और गोल्ड के रूप में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। क्या है, बैंकों की सकल जमा का वह अनुपात जिसे बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, क्या कहलाता है, संविधिक तरलता अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, RBI द्वारा साख नियंत्रण, ठीक है, RBI द्वारा क्या होता है, कंट्रोल, ठीक है, साख कंट्रोल, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि RBI की क्या क्या वर्ग है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, मात्रात्मक साख नियंत्रण, क्या है, मात्रात्मक साख नियंत्रण। दूसरा क्या देखेंगे, चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। हम लोग मात्रात्मक साख नियंत्रण में क्या देखेंगे, बैंक दर देखेंगे, क्या देखेंगे, बैंक दर देखेंगे, परिवर्तनीय कोष अनुपात देखेंगे, खुले बाजार की क्रियाएं देखेंगे, और क्या देखेंगे, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है। ये सब किसमें है, किसके ऊपर है, मात्रात्मक साख नियंत्रण के। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए परिवर्तनीय कोष अनुपात हमने भी पढ़ा है, CRR क्या होता है, ठीक है, CRR क्या होता है, बताइए। SLR क्या होता है, SLR को 3 रूपों में रख सकते हैं, वो आप बताइए हमें। रेपो रेट क्या होता है, हमने भी बताया रेपो रेट क्या होता है। SDFR क्या होता है, स्थायी जमा सुविधा दर। रिवर्स रेपो रेट क्या पढ़ा, ये सब के बारे में मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब हम देखेंगे चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण, इसके उपकरण क्या है, नैतिक दबाव, क्या है, नैतिक दबाव। साख की राशनिंग क्या है, साख की राशनिंग, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, ठीक है। उपभोक्ता उधार का नियमन, क्या है, उपभोक्ता उधार का नियमन। साख स्वीकृतिकरण योजना आदि, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, देखिए ये नाबार्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाबार्ड। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है और किस योजना के दौरान हुई थी। देखिए और किसके थ्रू ये आई थी, मींस किस समिति के द्वारा ये आई थी। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाबार्ड भी बोलते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये क्या ये इसमें कब आया है, ये अधिनियम हमारा कब आया है, ये अधिनियम हमारा कब आया है, 1981 में इसका अधिनियम आया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम कब आया है, 1981 में आया है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982। ये पूरा आप याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। किस परियोजना के दौरान, पंचवर्षीय मैंने योजना आपको बताई थी, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसकी संस्तुति पे, शिव रमन सिंह समिति द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किसकी संस्तुति पर हुई है, शिव रमन सिंह समिति द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई है, 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, उसी के डेट पर हुई थी, 1975 को। इसमें क्या है, पूंजी निवेश अनुपात, देखिए क्या है पूंजी निवेश अनुपात, केंद्र में कितना होना चाहिए, 50%, राज्य में कितना होना चाहिए, 15%, और प्रवर्तक बैंक के पास कितना होना चाहिए, 35%। इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग आएंगे, देखिए कुछ बैंकों का विलय हुआ है। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसका विलय हुआ है। ठीक है, देखिए अद्यतन बैंकिंग विलय, बैंक का नेम है, और जिनका विलय हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक, क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, किनका, किस तरीके से बना हुआ है, क्या क्या मैंने आपको बताया था, ये कैसे बना पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, पीएनबी। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे केनरा बैंक की। केनरा बैंक किनका विलय हुआ है, सिंडिकेट बैंक का। ठीक है, इसका सिंडिकेट बैंक का। अब हम देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये किसका विलय हुआ है, आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक का। किसका, आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक का। इलाहाबाद बैंक में क्या हुआ है, इंडियन बैंक, क्या है, इंडियन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसका विलय हुआ है, देना बैंक तथा विजया बैंक। किसका, देना बैंक तथा विजया बैंक। नोट देखिए, विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, लेकिन एक जो बना है, ये आप देख रहे हैं सिंबल ट्रायंगल का। ठीक है, ये विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, सारे हमारे कब से प्रभावी हुए हैं, 2020 से। लेकिन हमारा जो विजया बैंक है तथा देना बैंक है, ये कब विलय हुआ है हमारा, 1 अप्रैल 2019 से ये प्रभावी हुआ है। देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो कि आए हुए एग्जाम में। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। भारत सरकार द्वारा 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, कई बार पूछा गया है, 1969 को। कई सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईयर। ठीक है, 1969 को किया गया है। किसका किया गया है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें किया गया है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे दूसरा, हम क्या देखेंगे, देखिए 6 बैंकों का भी किया है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 6 बड़े बैंकों का, 6 बड़े बैंक कौन से हैं, व्यापारिक बैंक है। ठीक है, वो भी बड़े, जो अभी 14 हुआ है वो भी हमारे क्या है, व्यापारिक बैंक ही है। उसका कब किया गया है, 1969 को किया गया है। लेकिन जब 6 बड़े को किया गया है, कब दूसरी बार किया गया है, 1980 को। आप इसको जरूर याद रखिएगा, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब क्या देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। ये कब तक का डेटा है, 31 जनवरी 2023 तक का डेटा है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की कुल संख्या कितनी है, 12 है। अब हम देखें, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, मींस SBI। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs के बारे में। ठीक है, देखिए ये किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ठीक है, और क्या है, इसमें मांग जमा स्वीकार नहीं है। ठीक है, मांग जमा स्वीकार नहीं है। देख सकते हैं आप, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती है। ठीक है, ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, ना ये चेक जारी करता है, ना ये डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है, ना ये क्रेडिट कार्ड जारी करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति। ठीक है, जिसको हम मुद्रास्फीति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या है, बहुत नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन क्या होती है, एक निश्चित अवधि में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमत में जो निरंतर वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है,
एक बार और देखिए क्या है, देखिए मैंने क्या बताया है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन एक निश्चित पीरियड में, ठीक है, निश्चित पीरियड में किसी वस्तुओं और सेवाओं में जो कीमत स्तर में जो भी वृद्धि होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। और अस्फीति क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में जब वस्तुओं एवं सेवाओं में क्या होती है, पर्टिकुलर कमी होती है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति नहीं बोलते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अस्फीति, डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि की दर क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अस्फीति या डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन क्या है, देखिए एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर कमी की दर, मैंने बताया था निरंतर कमी की दर क्या कहलाती है, मुद्रा और स्फीति कहलाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म है। कोर मुद्रास्फीति क्या है, देखिए जो कोर मुद्रास्फीति है ये हम लोग किसमें लेते हैं, जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से ये के रूप में इसको लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता है, इसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पूछ लेगा कि कोर मुद्रास्फीति में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित मुद्रास्फीति को कोर मुद्रास्फीति के रूप में लेता है, ठीक है। किससे लेता है, कोर मुद्रास्फीति के रूप में लेता है, जो बिना खाने की चीज जो बनी वस्तुओं से संबंधित है, ठीक है। अब हम देखेंगे हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति। इसमें खाद्य पदार्थों एवं ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, किसमें, फूड में, और ईंधन के लिए ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अर्थात समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर ऑल कमोडिटीज इन्फ्लेशन रेट को सामान्यतः हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। आप इतने याद रखिए कि इसमें सारी जितनी भी वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें भी वस्तुएं शामिल हैं, सभी को हम किसमें रखते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में रखते हैं, ठीक है। और कोर में किसको नहीं रखते हैं, पूछ लेगा, तो कोर में किसको नहीं रखते हैं, खाद्य एवं ईंधन वस्तुओं को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति का वर्गीकरण। देखिए क्या है वर्गीकरण, कारण के आधार पर और दर के आधार पर। किसके आधार पर, कारण के आधार पर और दर के आधार पर। देखिए कारण के आधार पर हमारा क्या है, देखिए कारण के आधार पर हमारा क्या क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या क्या है, देखिए मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति आदि। अब दर के आधार पर मुद्रास्फीति क्या है, देखिए रेंगती मुद्रास्फीति क्या है, रेंगती मुद्रास्फीति, चलती या धीमी मुद्रास्फीति, भागती मुद्रास्फीति क्या है, भागती मुद्रास्फीति, कूदती सरपट भागती मुद्रास्फीति, कूदती या सरपट भागती मुद्रास्फीति, अति उच्च मुद्रास्फीति, अति उच्च मुद्रास्फीति आदि, ठीक है। ये किसके हैं, किसका वर्गीकरण है, मुद्रास्फीति के ये वर्गीकरण है। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण क्या है। देखिए मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण हमारे क्या है, देखिए जब ब्लैक मनी क्या है, जब ब्लैक मनी हो जाती है तब भी क्या है, मुद्रास्फीति, ठीक है। करारोपण में कटौती, जब कोई कर नहीं देता, मींस टैक्स में लोग कटौती देते हैं, तब क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि क्या है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, ऋणों का पुनर्भुगतान, ठीक है, ऋणों का पुनर्भुगतान, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ये किसके कारण है, मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण है। अब देखेंगे पूर्ति में कमी करने वाले कारक क्या है, पूर्ति में कमी करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए कृत्रिम दुर्लभता, प्राकृतिक संकट, उत्पादन हाश नियम प्रभावी क्या है, उत्पादन हाश नियम प्रभावी, निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी। निर्यात में वृद्धि क्या होती है, जब हम निर्यात ज्यादा कर रहे होते हैं और निर्यात में क्या है, पूर्ति में कमी, जब हम निर्यात ज्यादा कर रहे होते हैं और आयात के में कम कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक होता है, ठीक है। श्रमिक आंदोलन, साधनों की पूर्ति में कमी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लागत में वृद्धि करने वाले कारक क्या है। देखिए साधनों की मांग में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि, व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि क्या है, देखिए जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि, व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन, साधनों की मांग में वृद्धि आदि, ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है कि फिलिप्स वक्र क्या है, क्या है फिलिप्स वक्र क्या है, ठीक है। देखिए जो फिलिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर, ठीक है, इन्फ्लेशन की दर एवं बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के मध्य ये संबंध दर्शाती है, कि मध्य व्युत्क्रम संबंध दर्शाती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये 1958 में AWH बिल, क्या कौन है, AWH बिल
फिलिप्स ने बेरोजगारी एवं मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के मध्य संबंध की व्याख्या की है। ठीक है, किसके लिए है फिलिप्स वर्क? बेरोजगारी एवं मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के मध्य संबंध की व्याख्या की है। फिलिप्स वर्क मुद्रास्फीति के दर एवं बेरोजगार दर के मध्य व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। अभी मैंने बताया कि इसमें उल्टा, एक दूसरे से उल्टा संबंध को ये दर्शाता है। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव हमारा क्या, किस वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जब होता है। देखिए आप, जब उत्पादक होता है, उत्पादक में पॉजिटिव यानी सकारात्मक, ऋणी पे क्या है? सकारात्मक। क्या है? ऋणी में हमारा क्या है? सकारात्मक। व्यापारी वर्ग में क्या है? सकारात्मक। कृषक वर्ग में क्या है? सकारात्मक। उपभोक्ता पे क्या है? नकारात्मक। जो लोग लेते हैं उनके लिए क्या है? नकारात्मक। ऋणदाता जो ऋण देता है उस पे क्या है? नकारात्मक। ठीक है, जो ऋण देता है उस पे क्या है? नकारात्मक। पेंशन भोगी उसमें भी क्या है? नकारात्मक। ये सब नकारात्मक है। और पॉजिटिव हमारा किसमें है? उत्पादक है जो ऋण लेता है। ठीक है, व्यापारी वर्ग है उसको लाभ ही होगा। कृषक है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य वो बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी तो इस कृषक को तो लाभ ही होगा। उपभोक्ता, ऋणदाता और पेंशन भोगी क्या हो जाएगा? ये हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख समितियां हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख समितियां हैं और आयोग हैं। ठीक है, देखिए क्या है, उनकी स्थापना कब हुई है और क्या है, क्या कार्य है उनके। ठीक है, देखिए समिति से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जो 1960 में महालनोबिस समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका कार्य क्या है? आय वितरण एवं जीवन स्तर का आकलन। ठीक है, मैंने महालनोबिस समिति की वो भी बताई थी पंचवर्षीय योजना में, तो आप मुझे बताइएगा कि किस पंचवर्षीय योजना इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? दांतेवाला समिति। क्या है? दांतेवाला समिति। ये कब आया है? 1968 में। इसका कार्य क्या है? बेरोजगारी अनुमान लगाना। क्या है कार्य? बेरोजगारी अनुमान लगाना। सरकारी आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। सरकारी आयोग, इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है केंद्र राज्य संबंध। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। स्थापना आप माइंड में रख लीजिएगा, लेकिन ये कार्य जरूर देखिएगा 1983 में। ठीक है, अब देखिए खुसरो समिति। क्या है? खुसरो समिति। जो खुसरो समिति है उसमें कृषि एवं ग्रामीण शाखा का कार्य है। ये कब हुआ है? 1989 में। ठीक है, 1989 में खुसरो समिति आई है। इसका कार्य क्या है? कृषि एवं ग्रामीण शाखा। गोईपोरिया समिति, ये भी पूछा गया एग्जाम में। गोईपोरिया समिति क्या है? 1990 में। इसका कार्य क्या है? बैंकिंग सेवा सुधार। क्या है? बैंकिंग सेवा सुधार। नरसिंघम समिति, ये सारे इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं ज्यादा हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक, नरसिंघम समिति 1991 में आया है, स्थापना हुई है। वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए इसका कार्य है। राजा चेचलैया समिति, चलैया क्या है? कर संरचना की जांच 1991। जानकी रमन समिति, इसमें क्या है? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। किससे? प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। अब हम देखेंगे गोस्वामी समिति, ओंकार गोस्वामी। क्या है? गोस्वामी समिति इस ओंकार गोस्वामी 1993 में इसकी स्थापना हुई है। औद्योगिक रुग्णता एवं कारपोरेट पुनर्निर्माण। ठीक है, मल्होत्रा समिति क्या है? 1993 में इसकी स्थापना हुई है। किस क्षेत्र में? बीमा क्षेत्र में इसका कार्य है। भंडारी समिति की हम लोग बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई है। भंडारी समिति की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना है। किसका है? भंडारी समिति का। किसका है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना है। आबिद हुसैन समिति 1995 में आया है। किसके लिए? लघु उद्यम इसका कार्य है। लघु उद्यम उसका कार्य। देखिए कुछ और है। मीरा सेठ समिति। क्या है? मीरा सेठ समिति 1995 में कब आया? क्या इसका कार्य कब आया? 1995 से। कार्य क्या है? हथकरघा क्षेत्र में इसका कार्य है। महाजन समिति 1997 में। इसका कार्य क्या है? चीनी उद्योग में। महाजन समिति का कार्य कहाँ है? चीनी उद्योग में। एस तारापोर समिति, ये भी याद रखिएगा। एस तारापोर समिति 1997 में रुपयों की पूंजी खाते में परिवर्तनीय से इसका संबंध है। इसका कार्य रुपयों के पूंजी खाते में परिवर्तनीय से इसका कार्य है। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति इसका क्या कार्य है? गरीबी आकलन। कब आया है? 2005। तो क्या हो गया? सुरेश तेंदुलकर समिति किस पे आया है? गरीबी आकलन। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार। किसमें? मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार। ठीक है, कब आया? 2005 में सच्चर समिति। पारिक समिति याद रखिएगा। पारिक समिति 2013 में आया। किसका कार्य क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली। क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली। मालेगाम समिति क्या है? मालेगाम समिति कब आया? 2018 को आया। बैंकिंग क्षेत्र में बुरे लोन हेतु, ये भी याद रखिएगा। मालेगाम समिति 2018 में बनी है। किसके कार्य क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में बुरे या खराब लोन हेतु। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए हम लोग देखते हैं।
भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 क्या है? भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ है। कब हुआ है? 1 जुलाई 2005 को। कब लागू हुआ है धन शोधन निवारण अधिनियम? 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा। किसके द्वारा? बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत की गई। किसके द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट आया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत 2020 में की गई है। देखिए कुछ क्वेश्चन और बच गए थे। देखिए 12 नवंबर 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की गई। कब की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कब की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और कौन रहते हैं? भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की गई है। अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। क्या है? वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर है। ठीक है, अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र क्या है? कमर्शियल पेपर। शीघ्रवधि द्रव्य काल मनी क्या है? देखिए अंतर बैंक लेन देनों हेतु प्रयुक्त अल्प अवधि की वित्त। क्या है? अंतर बैंक लेन देनों हेतु प्रयुक्त अल्प अवधि की वित्त, मतलब कि कुछ टाइम के लिए ये वित्त है। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र क्या है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जमा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा इसमें किया जाता है जमा प्रमाण। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।